नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बीए थर्ड ईयर में पढ़ रहे सभी स्टूडेंट्स जिनके पास हिस्ट्री का पेपर है। तो हिस्ट्री का आज हम 5th पेपर कराने जा रहे हैं यानी कि पार्ट नंबर 5 को कंप्लीट कराने जा रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 4 तक कंप्लीट करा चुके हैं। यदि नहीं देखा है तो जल्दी से चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, जिसमें हमने 1 से लेकर 40 क्वेश्चन तक कंप्लीट कराया है। आज हम 41 से लेकर 50 तक सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कराने वाले हैं। चाहे आपका अतलघु प्रश्न हो, लघुत्तरीय हो, दीर्घोत्तरीय हो, विकल्पीय प्रश्न हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, इन वीडियोज के माध्यम से आप सभी को कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं 41 क्वेश्चन नंबर से। तो यहाँ दिया हुआ है, उत्तराधिकारी के युद्ध के समय औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था, अथवा शाहजहां के कितने पुत्र थे और वे कहाँ कहाँ सूबेदार थे। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके 2018 में पूछे गए हैं। तो इसका आंसर जान लेते हैं। 8 सितंबर 1657 ईस्वी को शाहजहां के अचानक बीमार पड़ने के कारण उसके चारों पुत्रों में शासक बनने के लिए युद्ध होना अवश्यम भावी हो गया। इस समय शाह शुजा बंगाल का सूबेदार था, मुराद गुजरात का, दारा शिकोह दिल्ली का, पंजाब का तथा औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था। अतः चारों भाई एक दूसरे के प्रति सशंकित हो रहे और अंत में औरंगजेब मुगल सम्राट बनने में सफल रहा था। आइए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। दक्षिण भारत के प्रति शाहजहां की क्या नीति थी, इसमें वह कहाँ तक सफल रहा। अकबर ने अपने शासनकाल में दक्षिण भारत में अहमदनगर राज्य के बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। वह दक्षिण भारत के राज्यों को मुगल शासन के अधीन करना चाहता था। उसके इस अधूरे स्वप्न को शाहजहां ने पूरा कर दिखाया। उसने अहमदनगर के शेष भाग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में बीजापुर और गोलकोंडा नामक बड़े राज्यों के सुल्तानों को भी शाहजहां की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। इस प्रकार शाहजहां ने दक्षिण भारत के प्रति जो नीति अपनाई वह पूर्ण रूप से सफल रही। आइए क्वेश्चन नंबर 43 को देख लेते हैं। इसमें दिया गया है, औरंगजेब की दक्षिण नीति का वर्णन कीजिए, जो कि 2018 में आपका क्वेश्चन आया है। औरंगजेब महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी सम्राट था। वह संपूर्ण भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए यह आवश्यक था कि दक्षिण के राज्यों को भी अपने आधिपत्य में लिया जाए। अतः अपने दक्षिण विजय का निश्चय किया और इस कार्य में उसने लगभग 25 वर्ष लगाए। आइए दक्षिण नीति के कारण क्या थे जानते हैं। औरंगजेब ने दक्षिण नीति को एक निश्चित योजना के आधार पर ही अपनाया। इस नीति के निम्नलिखित उद्देश्य थे। नंबर 1, औरंगजेब की महत्वाकांक्षा। औरंगजेब एक महत्वाकांक्षी तथा साम्राज्यवादी सम्राट था। वह समस्त भारत को अपने अधीन करना चाहता था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दक्षिण के राज्यों पर विजय प्राप्त करना उसके लिए अति आवश्यक था। नंबर 2, दक्षिण की परिस्थितियों से परिचित होना। शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब 2 बार दक्षिण का गवर्नर रह चुका था। अतः वह दक्षिण की राजनीतिक परिस्थितियों से भलीभांति परिचित था और वह उनकी दुर्बलताओं से लाभ उठाना चाहता था। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें पॉइंट। शिया राज्यों का दमन करना। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था और वह दक्षिण के शिया राज्यों से घृणा करता था। हिंदुओं के समान वह उनका दमन करना अपना धार्मिक कर्तव्य समझता था। नंबर 4, अपने पुत्र अकबर को दंडित करना। औरंगजेब का पुत्र अकबर राजस्थान में अपने विद्रोह के पश्चात दक्षिण में आ गया, अतः उसे दंडित करना भी आवश्यक था। नंबर 5 है मराठा शक्ति का विकास। इस समय दक्षिण में मराठे अत्यधिक सक्रिय हो चुके थे और वे मुगल साम्राज्य के लिए एक चुनौती सिद्ध हो रहे थे। औरंगजेब उनकी बढ़ती शक्ति को सहन नहीं कर सकता था, अतः मराठों का दमन करना भी परम आवश्यक था। औरंगजेब ने दक्षिण राज्यों के विरुद्ध अभियान चलाया, जिसमें बीजापुर गोलकोंडा को विजित किया। मराठों के संघर्ष में औरंगजेब सफल न हो सका और मराठा शक्ति के पूर्णतया समाप्त नहीं कर सका। दक्षिण नीति के परिणाम। औरंगजेब की दक्षिण नीति पूर्णतया विफल रही तथा मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण बनी। बीजापुर और गोलकोंडा की सफलता से औरंगजेब को यह आशा हुई थी कि वह संपूर्ण दक्षिण पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेगा, परंतु अनेक वर्षों तक कठिन श्रम करने के पश्चात भी वह अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका, तो वह बड़ा निराश हुआ और कुछ काल पश्चात स्वर्गवासी हो गया। संक्षेप में औरंगजेब की दक्षिण नीति के फलस्वरूप दक्षिण की दुर्दशा हुई। शिया राज्यों पर अधिकार करने के प्रयास के चलते मराठे सीधे संघर्ष में आ गए। साम्राज्य अधिक विस्तृत हो गया, जिस पर नियंत्रण खोता चला गया। उत्तरी भारत में विद्रोह शुरू हुए, राजकोष रिक्त होने लगे, जिससे मुगल प्रतिष्ठा को धक्का लगा, साथ ही सैन्य शक्ति को भी आघात पहुंचा। दक्षिण के युद्धों ने सांस्कृतिक विकास को भी रोक दिया। साहित्य और कला की उन्नति अवरुद्ध हुई। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि औरंगजेब की दक्षिण नीति पूर्णतया विफल रही और पर्याप्त सीमा तक यह
मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनी। इस विषय में स्मिथ महोदय ने लिखा है, दक्षिण भारत उसकी प्रतिष्ठा तथा उसके शरीर की समाधि सिद्ध हुआ। यह उसके शरीर की ही नहीं बल्कि उसके साम्राज्य को भी समाधि सिद्ध हुआ। यदुनाथ सरकार ने लिखा है, जिस प्रकार स्पेन के नासून ने नेपोलियन का विनाश कर दिया था, उसी प्रकार दक्षिण के नासून ने औरंगजेब का विनाश कर दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। औरंगजेब की दक्षिण नीति के परिणाम लिखिए। तो आइए जान लेते हैं। औरंगजेब एक धर्मांध शासक था। वह दक्षिण के शिया राज्यों के अस्तित्व को समाप्त करना चाहता था, अतः उसने उन्हें विजय करके मुगल साम्राज्य में उनका विलय कर लिया। उसकी दक्षिण नीति के निम्नलिखित परिणाम हुए। नंबर 1, उसकी दक्षिण नीति असफल रही। उसकी दक्षिण नीति ने उसी प्रकार उसके उत्तराधिकारियों का विनाश किया जैसा कि स्पेन के नासून ने नेपोलियन का किया था। नंबर 2, दक्षिण ने केवल औरंगजेब के शरीर की ही कब्र सिद्ध हुआ, अपितु साम्राज्य की भी कब्र बन गया। नंबर 3, दक्षिण के लगातार युद्धों ने उसकी मृत्यु का मार्ग प्रशस्त किया। नंबर 4, लंबे युद्धों से राजकोष रिक्त हो गया और मुगल साम्राज्य को कोई आर्थिक लाभ नहीं हुआ। नंबर 5, लूटमार व मारकाट से सुरक्षित अन्न के भंडार नष्ट हो गए, खेती उजड़ गई और व्यापार व वाणिज्य अव्यवस्थित हो गया। नंबर 6, दक्षिण के युद्धों में पराजय से मुगल सैनिकों का मनोबल गिर गया। नंबर 7, निरंतर युद्धों के फलस्वरूप मुगल प्रशासनिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई और विशाल मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ। नंबर 45 क्वेश्चन नंबर को देख लेते हैं। सद्र उस सद्र के कार्यों के विषय में लिखिए। तो आइए जानते हैं। यह धार्मिक मामलों में बादशाह का प्रमुख सलाहकार होता था। उसका कार्य दान पुण्य की व्यवस्था करना, धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करना, विद्वानों को कर मुक्ति भूमि एवं वजीफा प्रदान करना और इस्लामी कानूनों के पालन की समुचित व्यवस्था करना था। उसे शेख उल इस्लाम भी कहा जाता था। कभी कभी उसको मुख्य काजी भी बनाया जाता था, तो उसके पद का नाम काजी उल कुजात हो जाता था। तब उसको न्याय संबंधी कार्य करने पड़ते थे। आइए क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। सतनामियों के विद्रोह पर प्रकाश डालिए। तो आइए जान लेते हैं। नारनौल, पाटियाला और मेवात के जिलों में एक धार्मिक संप्रदाय रहता था जो सतनामी कहलाते थे। यह बैरागियों का एक पंथ था। ये शुद्ध अद्वैतवाद में विश्वास रखते थे। सच्चे ईश्वरवाद में आस्था के कारण ही इन्हें सतनामी कहा जाता था, क्योंकि ये अपने समस्त शरीर के बाल मुड़वाते थे, इसलिए इन्हें मुंडिया भी कहा जाता था। एक सतनामी साधु तथा एक मुगल सैनिक में परस्पर झगड़े के कारण यह विद्रोह प्रारंभ हुआ और स्थानीय फौजदार इस विद्रोह का दमन नहीं कर सका। औरंगजेब द्वारा भेजी गई छोटी टुकड़ियों को सतनामियों ने मार भगाया और लोगों में यह अंधविश्वास फैल गया कि सतनामी जादू टोना जानते हैं। वहीं आगे इसमें देखते हैं। अतः गोलियों का उन पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। अतः औरंगजेब ने कुछ टोटका अपने ध्वज पर बंधवा कर, ताकि सैनिकों में विश्वास बना रहे, एक बड़ी सेना तोपखाने के साथ भेजी। सतनामी पराजित हो गए। लगभग भी 2000 सतनामी युद्ध में मारे गए और शेष ने सामना करने में अपने को असफल पाकर समर्पण कर दिया। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। बुंदेलों के विद्रोह का वर्णन कीजिए। तो आइए जानते हैं बुंदेले के विद्रोह के बारे में। यहाँ पे बुंदेलों अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण अपने आप को अत्यंत सुरक्षित अनुभव करते थे, परंतु मुगलों से उनकी परंपरागत शत्रुता थी। 1602 ईस्वी में वीर सिंह देव बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या से अकबर बुंदेलों से अत्यधिक नाराज था, परंतु सलीम की कृपा के कारण वह बंदी नहीं बनाया गया और जहांगीर के शासन में उनके मुगलों से संबंध मधुर बन गए। शाहजहां के शासन में जुझार सिंह के विद्रोह के फलस्वरूप मुगलों और बुंदेलों के संबंध पुनः खराब हो गए। औरंगजेब की धर्मांधता ने इन संबंध का और खराब कर दिया और बुंदेलों ने चंपत कायक के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया, परंतु सफलता न मिलने पर उसने आत्मघात कर लिया। तदनंतर उसके पुत्र छत्रसाल ने विद्रोह को जारी रखा। बुंदेलखंड और मालवा के हिंदू इस विद्रोह के मुख्य प्रतिभागी थे। औरंगजेब को धर्मांधता के कारण उन्होंने छत्रसाल का पूर्ण सहयोग किया और मुगलों को पराजित किया। वह चौथ वसूली की। 1705 ईस्वी में उनकी सफलताओं को देखते हुए औरंगजेब ने उनसे संधि कर ली। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। औरंगजेब के काल में होने वाले सिखों के विद्रोह पर एक टिप्पणी लिखिए। औरंगजेब की धर्मांधता के कारण शांतिप्रिय सिख विद्रोह करने के लिए बाध्य हुए। गुरु नानक द्वारा स्थापित सिख संप्रदाय सुधारवादी था। वह मूर्ति पूजा की विरोधी था और पादरियों व मुल्लाओं की सर्वोच्चता के पक्ष में नहीं था, परंतु 1581 ईस्वी में गुरु अर्जुन के गुरु पद पर आसीन होने के बाद सिख धर्म में परिवर्तन आना आरंभ हुआ और 1604 ईस्वी में उनकी कष्टदायक हत्या के कारण सिखों ने सैनिक व उग्रवादी स्वरूप ग्रहण कर लिया, जो समय के साथ उग्रतम होता गया। गुरु
तेग बहादुर औरंगजेब के समकालीन थे। वे औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति के विरुद्ध थे। उन्होंने औरंगजेब की धर्मांधता का विरोध करना प्रारंभ किया, अतः उन्हें दिल्ली में सम्राट का सम्मुख उपस्थित होने का आदेश दिया गया, किंतु इसी बीच उन्हें बंदी बना लिया गया और 1676 ईस्वी में उनकी यातनापूर्ण हत्या कर दी गई। दिल्ली प्रस्थान करने से पूर्व गुरु तेग बहादुर ने अपने पुत्र गुरु गोविंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, अतः वे गुरु गद्दी पर आसीन हुए। गुरु तेग बहादुर की हत्या के कारण सिख मुगल साम्राज्य के पक्के शत्रु बन गए। गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष की ज्वाला को जलाए रखा। उन्होंने खालसा पंथ की नींव डाली, इससे सिखों की विचारधारा में महान परिवर्तन आया। गुरु गोविंद सिंह को पंजाब के उत्तरी भाग में सिखों से निरंतर संघर्ष करना पड़ा। उनके 2 पुत्र युद्ध में मारे गए और 2 को औरंगजेब ने जीवित दीवार में चिनवा दिया। फिर भी सिखों ने मुगलों का विरोध जारी रखा। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी संघर्ष जारी रहा। स्वयं गुरु गोविंद सिंह ने 1708 ईस्वी में वध के बाद भी सिखों ने बंदा बैरागी के नेतृत्व में विद्रोह जारी रखा। आइए क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में मुहतसिबों की नियुक्ति की और क्यों? मुगल शासक औरंगजेब ने अपने शासनकाल में मुहतसिबों की नियुक्ति की थी। मुहतसिब का मुख्य कार्य शरीयत के प्रतिकूल काम करने वालों को रोकना था। कभी कभी वे वस्तुओं के मूल्यों को निश्चित करने का कार्य भी करता था। औरंगजेब ने सामाजिक एकता और शांति स्थापित करने के लिए इस पद का गठन किया था, ताकि हर वर्ग के लोग इस पद को प्राप्त करने के लिए आगे आएं और राज्य के विकास को कार्यों में योगदान दें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर लास्ट को देखने से पहले आपको ध्यान दिला दूं, यदि आपने पार्ट 4 को नहीं देखा है तो जल्दी से उन सभी पार्ट को देख लीजिए और अपनी बेहतरीन तैयारी कर लीजिए। यदि आप पर और कोई भी सब्जेक्ट है तो हम BA थर्ड ईयर से संबंधित ही वीडियोज़ अपलोड करते हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और उन सभी वीडियोज़ को देख लीजिए। तो चलिए यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। औरंगजेब की धार्मिक नीति का संक्षेप में वर्णन कीजिए। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति पक्षतापूर्ण थी। अपनी धार्मिक नीति के अंतर्गत एक ओर जहाँ उसने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया, वहीं दूसरी ओर हिंदू धर्म पर कुठाराघात किया। अपनी इस्लामिक धार्मिक नीति के प्रभाव में आकर उसने अनेक कार्य किए तथा सिखों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया गया। नौरोज के उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दरबार में नृत्य, गान व संगीत का निषेध कर दिया गया। तुलादान की प्रथा बंद कर दी गई। बादशाह की आज्ञा का पालन हो इसके लिए महोत्सव रखे गए। मादक वस्तुओं के सेवन पर रोक लगा दी गई। झरोका दर्शन की प्रथा बंद कर दी गई। स्त्रियों द्वारा मज़ारों पर जाना, पीरों की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वेश्यावृत्ति को अवैध घोषित कर दिया गया। अनेक कर समाप्त कर दिए गए। कुरान सम्मत केवल 4 ही कर अस्तित्व में रहे। पुरानी मस्जिदों की मरम्मत कराई गई। अपनी धार्मिक नीति के अंतर्गत औरंगजेब ने हिंदू धर्म को अत्यधिक क्षति पहुंचाई। उसने एक आदेश जारी न केवल अपने मंदिरों को ही वरन उसके प्रतिष्ठित देवी देवताओं की मूर्तियों को भी तोड़वा दिया। जजिया कर, जो कि अकबर के समय में बंद कर दिया गया था, औरंगजेब ने पुनः शुरू कर दिया। औरंगजेब की धार्मिक नीति के विषय में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है, राज्य की नीति धार्मिक विचारों से प्रेरित थी और सम्राट ने एक कट्टरपंथी के समान शासन करने का प्रयास किया। प्रत्येक बात में वह शरीयत का अनुकरण करता था। तो इस तरह से हमने टॉप 50 क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। यदि आप सभी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को देखना चाहते हैं, मॉडल पेपर देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और सभी विषय से संबंधित वीडियोज़ को देख डालिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ हम आपके लिए PDF भी प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।